हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और मस्त होंगे और एग्जाम का तैयारी आप लोगों को चल रही होगी। तो आज हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल पे आप लोगों को आज हम हिंदी का क्वेश्चन आंसर करवाने हैं वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी जो भी आपको होगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको जो बोर्ड एग्जाम में पूछने का चांसेज बनता है वही क्वेश्चन को हम आपको सॉल्यूशन करेंगे। और हर एक चैप्टर का अभी हम जो बताने जा रहे हैं बच्चों की श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आपको आंसर और क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। उसी प्रकार से हम संस्कृत का बताएंगे और साइंस का भी बताएंगे, जबकि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन आंसर। बहुत सारे बच्चे लोग क्या करके आते हैं कि छोड़ करके आते हैं। और बात बच्चों, अगर वीडियो के अंत तक पूरा देखते हैं तो हम आपको ये बताएंगे टेक्निक के, अगर आपको याद नहीं होता है तो ये आपको एग्जाम में आपको कैसे लिखना होगा, तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अगर जो भी क्वेश्चन को अगर आप अच्छी तरीका से अगर पढ़ते हैं और समझ जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। हिंदी और संस्कृत आपको नंबर इसमें ज़्यादा उठाने का चांसेस करेंगे, ताकि ये नंबर आपको स्कोरिंग है जो ये सबसे आगे तक ले जाने का प्रयास होता है। तो आप हिंदी और संस्कृत जो दो सब्जेक्ट है, मैथ तो आपको स्कोरिंग नंबर है, ये हिंदी और संस्कृत में भी स्कोरिंग नंबर होता है। तो यहीं से अगर ये तीन सब्जेक्ट में अगर अच्छा नंबर ले आते हैं तो आपको साइंस और सोशल साइंस में भी आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं कि श्रम विभाजन जाति प्रथा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों की श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसका आखिर कहानी क्या है। तो श्रम मतलब, श्रम कहने का मतलब मजदूर होता है ना, मजदूर जिसको श्रमिक बोलते हैं। और जाति प्रथा, जाति प्रथा एक विशेष जाति का बात किया जाता है, उसी को हम जाति प्रथा के बारे में जानकारी। तो इसमें जो लेखक है जो इसलिए बनाया गया है कि जाति प्रथा का विशेष योगदान बताए हैं। और क्या बोलते हैं, श्रम विभाजन जिसमें श्रम हो और करता है, उसी को बारे में इसमें विशेष चर्चा किया गया है। तो हमको फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये कहता है कि लेखक किस विद्यमान की बात करता है कि विद्यमान का स्वरूप क्या होता है। इसमें आपको लेखक आ रहा है। लेखक कहने का अर्थ ये है कि आपको विद्यमान जिसको बोलते हैं, इसमें इसका क्या सहमति है। आपको क्वेश्चन भी ऊपर में स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसका आंसर भी हम आपको लिख दिए हैं। हम इसको एक एक बातों को समझेंगे, इसका स्वरूप क्या होता है, इसको कैसे लिखा जाता है क्वेश्चन में। अगर यदि आपको याद भी नहीं हो तो अगर 1 से 2 बार वीडियो को देख लेते हैं, अगर सुन भी लेते हैं आप हमारी बातों को, तो आप एग्जाम में आसानी से क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो बात करते हैं बच्चों, अगर हम इसको लिखेंगे कि जो लेखक कर रहा है कि लेखक किस विद्यमान की बात करते हैं कि विद्यमान का मुख्य स्वरूप क्या है, इसका क्या स्वरूप है, तो इसके बारे में लिखने की हम बात करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या है, इसका जो लेखक है ये कौन, भीमराव अंबेडकर है ना, जाति प्रथा की। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में भी आपको ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि जाति प्रथा किससे लेखक, कौन लेखक है इनका, तो लिख सकते हैं भीमराव अंबेडकर। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव सवाल भी आपको बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं इससे अगर आप पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो रही है, आपको ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो रही है। आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको बुक का जो भी एनसीईआरटी जो भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा सवाल, आपको एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा। तो ये बात आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों, ये इसका आंसर तो हम लिखेंगे लेखक भीमराव अंबेडकर जी ने, है ना, लेखक है जो भीमराव अंबेडकर जी ने विद्यमान, है ना, विद्यमान जी की बात करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि लेखक भीमराव अंबेडकर विद्यमान जी की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जाति की पोषक, मतलब जाति किसी विशेष जाति को बोलते हैं ना कि कौन सा जाति की, छोटी जाति के, बड़ी जाति को, इसके लेकर बहुत सारे अभी जो हमारे समाज में बहुत सारा भ्रमित फैलाया जा रहा है ना। तो कह रहा है इस युग में जातिवाद के पोषक कमी नहीं है, मतलब कि जातिवाद का पोषक कमी नहीं है कि हमारे समाज में जाति भेदभाव ना हो रही है, ये किसी विशेष जाति का ठोस पहुंचाने की बात करता है ना। तो इसमें कमी नहीं है, कहने का मतलब हमारे समाज में जाति का कोई कमी नहीं है ना, ये बात कर रहा है। तो आप इतना भी अगर हम जो बात बोल रहे हैं, अगर इतना भी आप बात समझ जाते हैं बच्चों, तो कहीं ना कहीं आप आंसर आसानी से क्या करेंगे, लिख लेंगे। चलिए अब कहता है जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम, हम क्या बोले, जो श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का विभाजन का रूप ले रखा है।
कहने का अर्थ ये है बच्चों कि अगर हम जातिवाद करते हैं तो कहीं ना कहीं श्रमिक जो मजदूर लोग होता है वो इसका कोई पूछता है कि जाति क्या है। मजदूर तो हर एक लोग होता है ना। तो यही कारण ना कि भीमराव अंबेडकर जी ने कहे हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों विभाजन का भी रूप ले रखा है। मतलब हर एक चीज को आपको श्रमिक से जोड़ दिया है, जाति विशेष की, है ना, ले रखा है। जो अस्वाभाविक रूप है, इसका कोई रूप नहीं है, इसका अस्वाभाविक रूप है। हमारे देश में जातिवाद नहीं होनी चाहिए। इसका अर्थ यही है। अगर जो हमने बात यहाँ पे लिखे हैं, जो मेरी बातों समझ रहे होंगे, अगर जो हम आपको समझाने का प्रयास किए, इतना भी अगर आप लिख देते एग्जाम में तो आपको नंबर नहीं कटने वाला बच्चों। तो ये चीज आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और जो हमने बात समझाने का प्रयास करें वो उसका ज्यादा समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका जो भी एग्जाम में क्वेश्चन होगा उसका आंसर आप आसानी से लिख सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन मेरा कर रहा है, यहाँ पे देख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है ना कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। अरे इसका कहने का अर्थ, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कहने का इसका अर्थ है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्ति क्या है। तो यहाँ पे कह रहा है कि तो इसको बारे में अगर आपको क्वेश्चन आपको सेम टू सेम ऐसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसका आंसर लिखेंगे। हमें सबसे पहले लिखेंगे कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क, जो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क लेखक ने जो दिए हैं, तर्क पर लेखक ने प्रमुख आपत्तियां बताई है। मतलब जो भी आप बताए हैं लेखक ने, इसमें क्या क्या बात बताए हैं वो समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इतना तो लिख सकते हैं, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक का प्रमुख आपत्ति, मतलब प्रमुख बातें, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार है ना, लिख सकते हैं इस प्रकार। ये नहीं कि जो हमने आपको ये लिखे वही बात लिखेंगे, आप अपना मन से भी अच्छे बात बैठा के लिख देंगे जो कि सटीक बात हो, तो आपको आंसर नहीं करने वाला है। ओके, तो चलिए अब यहां से देखते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप है। क्या है? जाति जो प्रथा है वो श्रम विभाजन का क्या है? एक रूपरेखा है। क्या है? एक रूपरेखा है, ले लिया है। जो इसको क्या बोले कि जाति प्रथा एक श्रम विभाजन की एक क्या है? रूपरेखा ले लिया है। और किसी सभ्य समाज कहने का अर्थ ये होता है कि सभ्य समाज मतलब सभी समाज, है ना, सभी समाज श्रम विभाजन व्यवस्था को श्रमिकों को विभिन्न पहलुओं पर अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। मतलब किसी भी प्रकार के कोई विभाजन नहीं करता श्रमिक में, है ना। तो ये बात दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आप लोग को आसानी से क्या करेंगे, समझ गए होंगे। तो अगर एग्जाम में इस टाइप का सवाल आपको आता है तो आप आसानी से क्या कर लेंगे, लिख लेंगे बच्चों। चलिए अब हम तीसरा की बात करते हैं। तीसरा मेरा क्वेश्चन करा है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क है। जो जातिवाद है उसका पोषक, है ना, क्या करा, पोषक पक्ष में क्या तर्क है, इसका तर्क क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसका आंसर जब लिखना होगा बच्चों तो हम सबसे पहले लिखेंगे, इसका जो आंसर लिखेंगे कि जातिवाद के पोषक तर्क है। क्या है कि जातिवाद के पोषक तर्क है कि आधुनिक सभ्य, है ना, आधुनिक जो अभी वर्तमान में चल रही है आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता, मतलब कुशलता कहने का मतलब कि ईमानदारी से काम करता है। ये कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यकता माना जाता है। मतलब कि अगर अभी जो मजदूर अगर काम नहीं करेगा तो उसका कोई वर्क होगा कहीं भी किसी भी, तो अगर कोई विशेष जाति का बोध हो रहा है, इसमें किसी विशेष जाति का काम कर रहा नहीं। मजदूर जो श्रम होता है वो किसी भी जाति अधर्म में नहीं देखता, हर एक जगह पे वो अपना काम जीवन यापन के लिए काम कर रहा है ना। तो इसको क्या कह रहा है कि श्रम विभाजन की आवश्यकता मानता है। मतलब हमारे जो भी कंपनी चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, किस पे चल रही है, श्रम विभाजन, मतलब कि एक मजदूर पे ही चल रहा है ना, ये कह रहा है। और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है। जो जाति प्रथा है किसी विशेष जाति का अगर हम कर रहे हैं काम, तो ये क्या है, ये भी एक श्रम विभाजन ही है। अगर किसी जाति का विशेष करेंगे तो वहां भी समूह होता है, समूह के साथ साथ वहाँ जाति विशेष होती है, तो वहाँ भी एक श्रमिक ही होता है ना। इसलिए कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये लेखक का मानना है।
तो आपको क्वेश्चन में आपको आंसर जो लिखना है, आप यहाँ से थोड़ा सा भी अगर समझ जाते हैं तो उसको अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखते हैं, जो बैठा के लिख देते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं मेन पॉइंट आपको समझ में आ जाता है। तो जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी चेक करता है, वो आसानी से आपका नंबर दे सकता है कि बच्चा को कहीं ना कहीं नॉलेज है। इस पे डिपेंड करता है, ये नहीं कि आपको जो हम पढ़ाए हैं वही चीज लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन की। तीन जो क्वेश्चन हम समझ गए, चौथा क्वेश्चन हम समझते हैं बच्चों। चौथा क्वेश्चन कहने का अर्थ ये है कि जाति भारतीय समाज में, क्वेश्चन है चौथा कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है ना। कहने का अर्थ ये है कि जो जाति है भारतीय समाज में, है ना, भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जा सकता है, इसके बारे में। तो हम क्यों नहीं कहेंगे, काहे कि भारतीय सभी लोग हैं, तो यहाँ श्रमिक सभी लोग हैं, इसको मानते हैं। तो अगर हम इसका आंसर लिखना चाहें बच्चों, तो लिख सकते हैं कि भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है। क्या है? अस्वाभाविक है। कहने का अर्थ यह है कि भारतीय समाज में जातिवाद का जो आधार है श्रम विभाजन और अस्वाभिमान है। इसमें कोई जाति धर्म की बात नहीं करता है, इसमें सीधा क्या करता है, अस्वाभिमान है, मतलब सभी जाति धर्म का लोग श्रमिक हो सकते हैं ना। क्योंकि जातिगत है ना, जातिगत श्रम विभाजन क्या कर रहा है, जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता है। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी श्रमिक हो उसका कार्य कुशलता होता है, मतलब कि काम उसका प्यारा होता है, और कुछ भी कोई भी जाति विशेष का हो उससे कोई मतलब नहीं होता है ना। जाति, ये जो श्रमिक की बात करते हैं तो, है ना। चलिए अब यहाँ कर है, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है। जैसे कि अगर विशेष छोटी जाति को, तो उसको क्या माँ के गर्भ में से ही उसको बोल दिया जाता है कि ये जाति प्रथा पर ही, जब जिस जाति में जन्म होता है तो माँ के गर्भ से ही जाति प्रथा को होता है ना। चलिए ये बात समझ गए। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है, तो विषमता अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अकार्मिक व्यवस्था बढ़ावा वाला है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि गरीबी और अमीरी का जो अर्थ है वो माँ के घर में नहीं, अगर गरीबी में पैदा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गरीबी, उसको हम श्रमिक ही बोल सकते हैं। चलिए, तो ये चौथा नंबर सवाल तक आप लोग समझ गए कि अगर आपको एग्जाम में इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जाए तो कहीं ना कहीं आप बेहतर से समझ लेंगे। चलिए अब बात हम कर लेते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की। इसमें जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, हम वही क्वेश्चन आपको जो एनसीईआरटी का वो हम आपको बताते हैं। चलिए अब 5वां का रहा है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण कैसे बनी। आपको ये ऐसा सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा। एग्जाम में ये जो आपको सवाल लिखा हुआ है आपको पूछेगा, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष, है ना, क्या कह रहा है, प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी, जो जाति प्रथा की। तो इसमें अगर जाति प्रथा को, तो लेखक हमें समझाने का ये प्रयास कर रहे हैं, लेखक ने कर रहे हैं, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण दिए हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण दिए हैं, बहुत सारे कारण है जो जाति से। इसमें कह रहा है क्योंकि भारतीय समाज में जो श्रम विभाजन का आधार है ना, कह रहा है जो भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार है जाति से ही है। सबसे बड़ा दुश्मन क्या है हमारे समाज में, जाति, है ना, जाति। इसमें चाहे श्रमिक की कार्य हो या कुशल हो या नहीं हो, उसे कार्य में रुचि रखता है। जो श्रमिक होता है वो किसी जाति, किसी विशेष का बोध नहीं, मतलब किसी जाति का खास नहीं, उसमें एक कुशलता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए कार्य के प्रति, काम के प्रति, यही मेन मायने रखता है ना, रखता है या नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिकों को कार्य करने में न दिल लगे तो उसे दिग्गज तो कोई कार्य कुशल पूर्ण कैसे होगा। अगर मान लीजिए कोई किसी भी जाति विशेष का हो, अगर उसको काम करने में मन नहीं लगे, अगर कार्य करने में मन नहीं लगे, तो वो किस प्रकार की जाति प्रथा है, नहीं है, इसमें
कुशलतापूर्वक होनी चाहिए। कैसे प्राप्त होगी, है ना। अब यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बन जाता है। जिस भी व्यक्ति को अगर काम करने में मन नहीं लगता है तो ये सबसे ज्यादा बेरोजगारी का समस्या सामना करना पड़ता है। यही बात मेन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। तो यही सारे बात अगर आज आप रख लेते हैं तो आप एग्जाम में अगर लिख देते हैं अपने अनुसार से तो भी आपका नंबर नहीं कटने वाला है। चलिए अब हम छठा क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। इसमें टोटल आपको हम 9 क्वेश्चन बताएंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बताएंगे। तो आपको पूरा डिटेल तक वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, तभी जाके आपको ये समझ में आएगा। हम चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन आंसर करा देंगे, उसके बाद हिंदी ग्रामर करा देंगे, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे। और जो भी अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एग्जाम में जो भी आप हमसे अच्छा होगा आपके लिए बेहतर हम करने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों, ताकि आप लोग से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूट पाए। चलिए छठा क्वेश्चन कर रहा है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी उत्पन्न भी बड़ी समस्या कैसे मानते हैं और क्यों मानते हैं। कहने का अर्थ है, लेखक का कहना है कि लेखक आज भी उद्योग लगाने की बात गरीबी और उत्पीड़ित से बड़ी समस्या कैसे मानता है। जो लेखक कहते हैं कि उद्योग भी है, बहुत सारी चीजें, लेकिन फिर भी गरीबी में ही उत्पीड़ित होता है, क्यों, आखिर इसके बारे में। तो लेखक का कहना है बच्चों कि लेखक भीमराव अम्बेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़ित इसे भी बड़ी समस्या मानते हैं। कि उद्योग है फिर भी गरीबी ही उत्पीड़ित मानते हैं, है ना, समस्या को। लोगों का निर्धारित होता है, जो कार्य करने का निर्धारित होता है, निर्धारित कार्य को मानते हैं। अगर कोई व्यक्ति, अगर बात करते हैं कि कोई अगर कंपनी में काम कर रहा तो वो निर्धारित कर लिया कि हमें यही काम करना है, तो ऐसा भी जो भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा ऐसा नहीं होनी चाहिए। हर एक काम के प्रति कुशलता होनी चाहिए, है ना। चलिए अब बात करते हैं, क्योंकि अरुचि और विश्वासता होना चाहिए, मतलब रुचि होनी चाहिए और विश्वास पूर्ण होनी चाहिए। बस मनुष्यों का काम को टालने लगता है। मनुष्य क्या करता है, टालने लगता है कि वो काम हमसे नहीं होगा, अगले बार कर लेंगे, हम सीखेंगे, ये करेंगे, बहुत सारा चीजों को सोचने लगता है। तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। ये भी एक उद्योगों का प्रति टालने क्या है, इससे भी परेशान होता है व्यक्ति, है ना। तो ये समस्या भी हमारे साथ हो सकता है ना। चलिए और कहता है काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। जैसे अगर मान लिया जाए कि आपको बात करते हैं बच्चों कि अगर आप चाहते हैं कि हमें अच्छा नंबर लानी है, तो अच्छा नंबर लाने के लिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो लोग क्या करते हैं, आज नहीं कल से पढ़ेंगे, कल नहीं परसों से पढ़ेंगे, अच्छे से कल से पढ़ेंगे। तो ये भी क्या है, एक समस्या ही है ना। इसी के बारे में विशेष करके जो भीमराव अम्बेडकर जो लेखक है, ये जाति प्रथा के बारे में हमको बताए हैं, है ना। चलिए अब कह रहा है, ऐसे स्थिति में कहा जहां काम करने में नंद दिल लगे न लगे दिग्गज, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति का अगर काम करने का दिल नहीं लगे, दिग्गज नहीं होता है, तो आपको काम कैसे कर पाएंगे। ये भी एक समस्या है। इसी के बारे में हमारे लेखक हैं भीमराव अम्बेडकर जी ने इसके बारे में बताए हैं। तो आइए ये सारे जो क्वेश्चन हम 6 को बताए हैं, आप आसानी से समझिए। चलिए हम छठा और 7वां और 8वां 9वां क्वेश्चन भी हम आपको बताते हैं, ताकि आपको इससे अगर सवाल आपसे पूछा जाएगा तो इतना से ज्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। तो आप क्या करेंगे बच्चों, आसानी से लिख लेंगे। तो हम यहाँ तक 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7वां भी क्वेश्चन देखेंगे, ताकि आपको एग्जाम में, हम बार बार इस चीज को रिपीट कर रहे हैं, आप एग्जाम में अगर अभी देख लेते हैं, इसको कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप लिख लेंगे कॉपी में तो भी और बेहतर होगा। नहीं तो 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा, इसका आवाज भी सुन लीजिएगा, तो आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन दिमाग में रहेगा। चलिए हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन 6 तक आपने कंप्लीट कर लिए हैं, तो छठा देखिए, 7वां देखिए। कह रहा है 7वां क्वेश्चन, ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो 7वां कह रहा है, लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया है। क्वेश्चन ये है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन की कहने का अर्थ ये है कि लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को, है ना, किसको, जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा माना गया है, यही आपको क्वेश्चन है। तो इसको यदि आंसर लिखना होगा बच्चों, तो सबसे पहले अगर हम समझेंगे तो इसका आंसर लिखेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि लेखक ने पाठ के
विभिन्न भिन्न पहलाओं, है ना, विभिन्न भिन्न पहलाओं में जाति प्रथा के एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया है। सबसे पहले कह रहा है कि जाति प्रथा को, पहलाओं को, जाति को विभिन्न भिन्न हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया है। इसको सबसे पहले देखेंगे, इस प्रकार की अस्वाभाविक, मतलब अस्वाभाविक श्रम विभाजन, मतलब एक अस्वाभाविक कहने का अर्थ यह है कि एक स्वाभिमान के थ्रू काम नहीं करना, ये अस्वाभाविक हो गया। बढ़ते बेरोजगारी, एक बेरोजगारी भी समस्या है ना, ये भी हानिकारक है। अनुचित और विस्तार में श्रम का चुनाव, या मतलब कोई जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है ना उसको मतलब स्पेशलिस्ट चुनाव करना, ये भी एक क्या है, लेखक के द्वारा एक जाति, ये क्या है, ये भी जाति प्रथा को एक हानिकारक माना गया है ना। गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक, कहा ना, गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप आदि, ये है क्या, कहने का है समाज में वास्तविकता, है ना, वास्तविकता और लोकतंत्र का स्वरूप है, ये ऐसा नहीं होनी चाहिए। इसका हानिकारक हमारी भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको माने हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यह स्वाभाविक है कि हमको जिसको काम पे ले जाना है, अरे कोई भी वर्कर है उनको ले जाना चाहिए जो कि उनको पास हुनर होनी चाहिए, है ना। तो ये बात इसमें भी हानिकारक की बात किया गया है। चलिए अब ये आपको 8वां क्वेश्चन है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यकता माना है। कहने का अर्थ ये है बच्चों कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किसे, है ना, किस विशेषताओं को आवश्यकता माना है। तो आपको हम ये, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाए एग्जाम में, तो आप इसको लिखेंगे, आंसर इसको लिखेंगे बच्चों। सबसे पहले कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अनेक विशेषताओं को आवश्यकता माना है ना, अनेक आवश्यकताओं को, विशेषता को आवश्यकता माना है। कहने का अर्थ यह है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अनेक विशेषताओं को आवश्यकता माना है, जैसे बहुविध हित में सबका भाग, है ना, बहुविध हित में सबका भाग, ये आपको समान होनी चाहिए, मतलब किसी से भेदभाव नहीं होनी चाहिए, हित नाते मतलब यह सब चीज को नहीं होनी चाहिए, ये कह रहा है। अब कह रहा है चाहिए सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होनी चाहिए, मतलब सबको प्रति रक्षा के लिए सजग होनी चाहिए, ये आपको हमारे लेखक कह रहे हैं। चलिए अब कहा इसका तात्पर्य यह है कि हमें समाज में दूध और पानी कहने का अर्थ समझ रहे हैं ना, कि मिश्रण की तरह भाईचारे का भावना होनी चाहिए। मतलब कह रहा है जिस तरह से दूध का हम वैल्यू देते हैं उस तरह से हमको पानी का वैल्यू देना चाहिए। मतलब जैसे अगर गरीबी हो या अमीरी, दोनों का एक साथ लेके चलना चाहिए, हमारे लोकतंत्र की कहना। ओके, तो ये बात समझ गए। साथ ही साथ प्रतिसंद्राओं और समान होनी चाहिए, मतलब सभी के प्रति समान और समृद्धि होनी चाहिए, ताकि ये ऐसा नहीं कि ये वंचित समाज है या किसी मजदूरी है, ये श्रम विभाजन है तो इसको भेदभाव रखना चाहिए, ये नहीं हमारे लोकतंत्र में होनी चाहिए। ये सच्चे लोकतंत्र का ये पहचान नहीं है। सच्चे लोकतंत्र का पहचान ये होता है कि सभी के साथ न्याय होनी चाहिए, सभी के साथ एक समान होनी चाहिए, भेदभाव किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, ये आपको करा। ये आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एक इस चैप्टर से, कि इस चैप्टर से आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश लिखे। ये आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जाति प्रथा, है ना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा को पाठ का सारांश लिखे। कहने का अर्थ ये पूरा चैप्टर का सारांश कम शब्दों में लिखना है। आपको वहाँ क्वेश्चन में दिया जाएगा 50 से 60 वर्ड में लिखे, ये आपको 3 नंबर में या तो 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। तो इसको अगर लिखना होगा तो सबसे पहले अगर बुक पढ़े होंगे तो ठीक है, अगर बुक नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जो भी हम क्वेश्चन आपको इतना पढ़ाए हैं 8 गो, उसमें से आपको सारा चीज़ अगर याद नहीं है तो आप एक छोटा हम जो इसको लेकर आए हैं बताने का प्रयास करें, जो मेन इंपॉर्टेंट है बच्चों वही चीज को। तो चलिए इसको हम एक बार देख लेते हैं। अब कह रहा है ना कि क्या है क्वेश्चन मेरा कि जाति प्रथा, है ना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के पाठ के आधार पर सारांश लिखे, इसको संक्षेप में लिखे। तो इसको अगर हम लिखना चाहेंगे बच्चों तो लिखेंगे आज के युग में सभी जाति प्रथा की वकालत सबसे बड़ी विद्यमान है ना। सबसे पहले क्या है, जाति प्रथा की वकालत सबसे बड़ा विद्यमान है, ये लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे बच्चों कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप है। क्या है, जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप है।
यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लिखेंगे ऐसे लोगों को भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन और श्रमिकों का विभाजन नहीं होता है। कहने का अर्थ यह है कि श्रम विभाजन और श्रमिकों का विभाजन नहीं होता है। ये मेरा तात्पर्य है क्वेश्चन में लिखना। चलिए ठीक है, अब दूसरा लाइन पे देखते हैं क्या कह रहा है कि श्रम विभाजन और निसंदेश है ना, निसंदेश आधुनिक युग की आवश्यकता है। हमारे जो पहले का नहीं, अब आधुनिक युग की बात करा कि आधुनिक युग में जीना चाहिए, ताकि ये नहीं कि पहले वाली बातों को जाति विशेष के लेके चलना चाहिए, ऐसा नहीं होनी चाहिए, है ना। अब कहा श्रमिक विभाजन नहीं है, श्रम विभाजन नहीं है, जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन और इनमें से ऊंचे नीचे का भेदभाव नहीं करना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि जाति प्रथा में श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन नहीं है, इसमें से ऊंच नीच नहीं सोचना चाहिए, ऊंच जाति नीच जाति ऐसा भेदभाव नहीं होने चाहिए। ये मेरा कहने का अर्थ है। चलिए ठीक है, इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दूसरा कह रहा है और क्या लिखना है इसमें, जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता है। क्या कह रहा है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता है। चलिए अब इतना लिखेंगे, क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर ही होता है। जो श्रम विभाजन होता है मनुष्य की रुचि पर ही होता है, मनुष्य का काम पे ही होता है, मनुष्य को जिस काम में मन लगता है उसी को हम मानते हैं। चलिए ठीक है, तो मनुष्य की रुचि पर ही होता है। जबकि जाति प्रथा, अब कह रहा है ये श्रम विभाजन तो होता है मनुष्य की रुचि पर, लेकिन जब कह रहा है जबकि जाति प्रथा मनुष्य पर पेशा थोप देती है। मतलब कह रहा है कि जाति प्रथा है जो एक मनुष्य पर ही थोप दिया जाता है कि तुम इस जाति विशेष के हो, ये होता है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ मनुष्य की रुचि अरुचि, इनमें से हालात में व्यक्ति अपना काम टालू ढंग से करता, मतलब कि जिस भी हालात में हो अपना काम, अरुचि है, रुचि मतलब उसको काम करने का दिल है, अरुचि मतलब कहने का अर्थ उसका काम न करने का, यही होता है। चलिए ठीक है, तो यहाँ बात चालू ढंग से करता है। न कुशलता मतलब कुशलता नहीं, कुशलता ईमानदारी पूर्वक करना, है ना। चलिए व्यवसाय में ऊंचे नीचे होता है, व्यवसाय में ऊंचे नीचे होता है, जैसे कि अगर मान लिया आप एक छोटा काम कर रहे हैं, कोई बड़ा काम कर रहे हैं, तो यहाँ तो छोटा हो सकता है, लेकिन ये जाति भेदभाव में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अतः जरूरी है कि पेश बदलने का विकल्प है। कह रहा है कि जरूरी है कि पेश बदलने का विकल्प है, लेकिन चूंकि हम जाति प्रथा में पेश बदलने की गुंजाइश नहीं है। क्या कह रहा है कि जाति प्रथा में पेश बदलने की गुंजाइश नहीं है, हम इस जाति के अंतर उस जाति में जाके पेश बदल नहीं सकते हैं, कारण ये हमारे समाज पहले से ही जाति विशेष करके ये बताई गई है ना। इसीलिए अब यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए यह प्रथा गरीबों और उत्पीड़ित तथा बेरोजगारी को जन्म देती है। क्या कह रहा है, इसी से हमें गुंजाइश, जब यहाँ कह रहा है जाति प्रथा में पेश बदलने की गुंजाइश नहीं है, तभी जाके हमको क्या होता है, इसलिए हम प्रथा को गरीबी और उत्पीड़ित तथा बेरोजगारी का जन्म देते हैं। यही से हमें क्या करते हैं, गरीबी और अमीरी के कारण ही हमें क्या बेरोजगारी को जन्म देते हैं, है ना। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे कि भारत में गरीबी और बेरोजगारी के मूल में, है ना, जाति प्रथा ही है। सबसे अगर हम बात करें कि भारत की बात करते हैं, तो भारत में यदि गरीबी और बेरोजगारी है तो सबसे विशेष इस पे जातिवाद ही है, जाति प्रथा पर ही है। चलिए अतः कह रहा है, यहाँ से लिखेंगे, अतः स्पष्ट है कि हमारा समाज आदर्श समाज नहीं है। कह रहा है कि हमारा समाज आदर्श समाज नहीं है, ये हम भी मानते हैं, ये लेखक को भी मानना है कि हमारे समाज आदर्श नहीं है, लेकिन आदर्श समाज वही हितों में सबका भाग होता है। मतलब आदर्श बनाने के लिए सबका भाग होना जरूरी, सबका होना जरूरी है, ये कह रहा है। इसमें संपर्क के अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध होते हैं। मतलब इसमें कह रहा संपर्क करने के, या तो समाज को आदर्श बनाने के लिए बहुत सारा साधन है बहुत सारा। जैसे अभी हम बताए हैं कि लोग दूध और पानी की तरह मिले जुले रहना चाहिए। दूध और पानी, अगर दूध में अगर हम पानी थोड़ा सा डालते हैं तो मिल जाता है दूध की तरह, तो यही होना चाहिए। समाज में भी आदर्श लाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, एक मिलजुल कर रहना चाहिए, आदर्श तभी बनेगा। जैसे आपको इसमें लेखक बताया गया है कि जैसे जिस तरह से दूध है उसी तरह वो पानी को मिलाते हैं, तो ऐसा होना चाहिए, है ना। चलिए इसी का नाम
इसी को नाम लोकतंत्र है। इसी को नाम क्या है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र मूल रूप से सामूहिक जीवन चर्चा कह रहा है ना कि लोकतंत्र में सामूहिक जीवन चर्चा होता है और सम्मानित अनुभवों का प्रदान का नाम है। मतलब इसका कहने का अर्थ ये है कि सामूहिक जीवन का चर्चा और सम्मानित अनुभव जो हमारे दिल में या दिमाग में जो अनुभव है हम समाज के प्रति एकीकृत करने के लिए प्रयास करेंगे, तभी जाके हमारी क्या है सम्मानित अनुभवों के प्रदान करेगा, तभी जाके लोकतंत्र हमको एक समान होगा। तो ये बच्चों आपको जो भी क्वेश्चन हम बताने का प्रयास किए हैं जाति प्रथा है ना, जाति प्रथा से इसका जो लेखक है राइटर है भीमराव अम्बेडकर जी ने है। तो आपको इस चैप्टर से कहीं भी आपको एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो बच्चों क्या करेंगे, 1 से 2 बार वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो नहीं देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर यदि देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम में आता है तो आपसे ये क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा, जहाँ से आपको पूछा जाता है बहुत सारे सवाल। इसमें से अगर आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखेंगे तो आपका इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं कि ये आपको क्वेश्चन आंसर हिंदी का आपको कैसा लगा, ताकि बाकी और सब्जेक्ट का हम लाने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में।